जिंदगी है, धड़कन ही दिल की, जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते एंड वेलकम टू द IPC हेल्थ केयर शो। दर्शकों, आपके हमें कई एसएमएस, खत और ईमेल्स मिल रहे हैं और काफी लोगों ने जो हमारा टाइटल सॉन्ग है जो अभी आपने सुना, दिल का धड़कना ही जिंदगी है, बहुत पसंद है। सचमुच ये दिल का धड़कना कितना इम्पोर्टेंट है। और कभी भी आपने अपनी धड़कनों को सुना है? मैं जो प्यार की या लव की बातें नहीं करती, वो तो हम सुनते हैं, लेकिन आज मैं टेक्निकली बात कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आपका हार्ट कैसे बीट करता है और 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। नहीं किया है? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे मेरा ये जो हाथ है, तो थंब यानी कि अंगूठा जो है, अगर वो लाइन से आप नीचे जाएंगे तो इधर आपकी हड्डी जो है उस पे अगर आप थोड़ा सा ऐसा प्रेशर देंगे तो आपको एक पल्स का महसूस होगा। वो हमारी जो आर्टरी है यहाँ, रेडियल आर्टरी, जनरली डॉक्टर्स हम इधर से पल्स आपकी गिनते हैं। तो अगर आप भी चाहे तो 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। दोस्तों, आपने अभी तक काउंट कर लिया होगा कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है। कैन यू टेल मी द आंसर? ओके, द ट्रू आंसर इज 72 बीट्स पर मिनट। आपका हार्ट 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। और कई लोगों ने जब भी फील किया होगा तब देखा होगा कि उसकी एक रिदम होती है, यानी कि लय। तो हार्ट का बीटिंग ही नॉर्मल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी लय भी होनी चाहिए। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि एक हाथ बीट मिस हो जाती है, या पल्स इरेगुलर हो जाता है, या 2 पल्स के बीच में कभी गैप कम होता है या कभी ज्यादा होता है। क्या ये नॉर्मल होता है या हार्ट की कोई बीमारी है? ये कई बार हमारे मन में दुविधाएं उठती है। तो चलो दर्शकों, आज ये इम्पोर्टेंट विषय यानी कि हार्ट बीट्स और एबनॉर्मल हार्ट बीट्स क्या है, क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल होता है या डिजीज होती है, या ये कभी कभी जानलेवा भी होता है। तो कैसे
हम हमारे हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं और इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ एबनॉर्मल हार्ट बीट्स। आज हम एबनॉर्मल हार्ट बीट्स की बात करने वाले हैं, तो उसमें हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी तक मैं आपको हार्ट के आर्टरीज और ब्लॉकेजेस, यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ के हार्ट बेसिकली एक प्रकार का पंप है। ये हार्ट का एक्सटर्नल पिक्चर है जहाँ ये कॉरोनरी आर्टरीज है, ब्लॉकेजेस है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी। जैसे कोई भी बिल्डिंग में एक पानी की पाइपलाइन होती है, वाटर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, वैसे हार्ट में भी फंक्शन करने के लिए हार्ट को ब्लड सप्लाई लगती है जो कॉरोनरी आर्टरीज से, जैसे मैंने बताया, मिलती है। और दूसरा, हार्ट को बीट करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चाहिए। और जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक की स्विच होती है, वैसे हार्ट के चेम्बर्स में भी एक स्विच होती है। तो अगर आप ये क्रॉस सेक्शन, यानी कि मैं हार्ट को कट कर लूं, तो अगर आप ये क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो जो एट्रियम है उसमें एक ऐसे नोड है। तो ये एक प्रकार की स्विच है जिसे हम कहते हैं पेस मेकर टेक्निकल लैंग्वेज में। ये पेस मेकर से जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, दे बेसिकली मेक द हार्ट बीट। अभी अगर ये सर्किट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कभी कभी हार्ट ब्लॉक हो जाता है। अगर ये सर्किट में ज्यादा इम्पल्सेस आने लगते हैं तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, एरिथमियाज हो जाता है, यानी कि लय बिगड़ जाती है और वो खतरनाक भी हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। कभी कभी हमने देखा है कि कोई लोगों को एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाता है, तभी भी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कभी कभी बीमारी की वजह से बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें जानना चाहिए कि ये एरिथमियास क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल डॉक्टर है, लेकिन उनके साथ संपर्क करने से पहले मैं थोड़ी बहुत टेस्ट की जानकारी दे दूं, ताकि जब भी वो बात करे आपको क्लियरली समझ में आए। एरिथमियास यानी कि एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के लिए जो टेस्ट की जाती है, उसमें एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है ईसीजी। काफी बार जब भी धड़कन तेज हो जाती है तभी ईसीजी एक डायग्नोसिस बन जाता है, क्योंकि हम ईसीजी में उसकी रेट देखते हैं और रिदम देखते हैं, यानी कि एबनॉर्मल बीट्स है, फास्ट बीट्स है, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है हमें ईसीजी से पता चलता है। कई बार हम और डायग्नोसिस करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट भी करवाते हैं, इको टेस्ट करवाते हैं, और ये है हॉल्टर मॉनिटर, यानी कि 24 घंटे, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं और एक छोटी सी कैसेट है, तो इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं और 24 घंटों का हार्ट की बीट्स का हिसाब मिलता है। क्या आपको पता है कि आपका हार्ट एक दिन में कितनी बार बीट करता है? सभी को माधुरी दीक्षित का गाना तो याद होगा, धक धक करने लगा, लेकिन आपका दिल कितनी बार धक धक करता है एक दिन में? यू नो, इट इज मोर देन 1 लाख टाइम्स अ डे। एंड यू कैन इमेजिन कि हम कभी 10 काम करते हैं, उसमें कितनी गलतियां करते हैं। तो हार्ट को एक दिन में अगर 1 लाख बार बीट करना है, तो कभी कोई मिसिंग बीट्स है या रिदम बिगड़ जाती है, तो इसका पूरा हिसाब हमें हॉल्टर मॉनिटरिंग की टेस्ट से मिलता है। और ये जो टेस्ट दूसरी, अगर साथ में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी करवा सकते हैं। और एक पल्स वेव एनालिसिस वो भी हम करते हैं स्फिग्मोकोर, जिससे हम जो इधर की आर्टरी है उसका पूरा पल्स का एनालिसिस करके कितनी बीट्स है, हार्ट की लय कैसी है, वो सब भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत मैंने आपको इसमें डायग्नोस्टिक्स क्या है उसके बारे में जानकारी दी, और ये बहुत ही टेक्निकल विषय है। इसके स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, और इसके भारत के बहुत ही मशहूर डॉक्टर है डॉक्टर यश लोखंडवाला, जो ये जो सब इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स बहुत कामयाबी से करते हैं और पेशेंट्स को भी उससे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर बहुत ही बिजी है, तो चलो आज उनके साथ हम फोन से संपर्क करेंगे और उनको हमारे क्वेश्चंस जो है दर्शकों के दिमाग में वो पूछते हैं और उनसे क्या क्या आंसर्स मिलते हैं वो स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक विशेष टॉपिक है और उसमें हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के जो एक्सपर्ट है डॉक्टर यश लोखंडवाला, उनसे मुलाकात लेने वाले हैं। Dr. Yash actually has been my teacher in KEM Hospital and he is an expert on this subject. वो
पूरे कंट्री के डॉक्टर्स को इस पे एजुकेट भी करते हैं, बहुत सारी जर्नल्स में भी उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। एंड मोर ओवर आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम, क्योंकि आईपीसी में बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मदद भी की है। कभी कभी जिनको पेसमेकर्स लगता है या कोई प्रोसीजर्स लगता है who are not affording, he has gone out of the way and helped them through donations and all. So mainly it is a honest medical opinion, क्योंकि आजकल दर्शकों आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हम हार्ट के हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पेसमेकर लगा दो, डिफिब्रिलेटर लगा दो, बहुत सारे प्रोसीजर्स कहे जाते हैं विच आर मेनी टाइम्स वेरी वेरी कॉस्टली टू द ट्यून ऑफ 2 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, जो कॉमन मैन की अफोर्डिंग के बाहर होता है। तो वेबकैम से चैट करते हैं डॉक्टर यश से। हेलो डॉक्टर यश, वेलकम टू आईपीसी हेल्थ केयर शो। शुक्रिया, थैंक यू प्रतीक्षा। सर, सबसे पहले दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है? हृदय एक पंप है जिसका काम है कि पंपिंग करके पूरे शरीर को खून पहुंचाना। ये पंपिंग करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रिक की सिग्नल की जरूरत होती है। जैसे लाइट, ट्यूबलाइट को चालू करने हम स्विच दबाते हैं और वो सिग्नल जाके लाइट चालू होती है, वैसे ही हृदय के ऊपर के भाग से एक सिग्नल उत्पन्न होती है जो फैल के बीच में आती है और वहां से तेजी से वो सिग्नल स्पेशल रूट से फैल के नीचे जाती है। इस तरह हृदय के जो 4 भाग होते हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में पंप करते हैं और शरीर को खून पहुंचाते हैं। इसको हार्ट की इलेक्ट्रिक सिस्टम कहते हैं। अभी जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में समझाया, सवाल ये उठता है कि ये जो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स है या एरिथमिया जिसे कहते हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब पेशेंट्स को क्या महसूस होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे ये दिल की धड़कन, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल 2 तरह से एबनॉर्मल हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है और बहुत धीमी हो सकती है। Okay. अगर बहुत धीमी हो गई, या तो सिग्नल धीमी आने लगी या ऊपर से शुरू हुई है लेकिन बीच में रुकावट हो गई, जिसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं, कोई भी वजह से अगर दिल की धड़कन धीमी हो जाती है तो शरीर को खून नहीं पहुंचता जितना पहुंचना चाहिए उतना, और उसके लक्षण सबसे पहले दिमाग के ऊपर पड़ते हैं। Okay. तो जो ब्रेन है, ब्रेन को अगर खून कम मिला तो चक्कर आना, बेहोश होना और कभी कभी इससे मौत भी हो सकती है। दिल की धड़कन अगर तेज हो जाए, 70 के बजाय 150, 200 या कभी मिनट में इवन 250 तक पहुंच जाए, तो उसके लक्षण अलग है। छाती में धप दबाना जिसको पाल्पिटेशन कहते हैं, पसीना छूटना, दम लगना, और अगर बहुत तेज हो जाए तो उस स्थिति में भी हार्ट पंप तो करता है लेकिन बाहर खून नहीं पहुंचा सकता, तो उस स्थिति में भी बेहोशी हो सकती है। अभी लक्षण तो आपने समझा दिए सर। अभी सवाल उठता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, तो ऐसे कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम ये केसेस में कर सकते हैं? प्लीज दर्शकों को इनकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो जब मरीज ऐसे लक्षण से आते तो सबसे पहला टेस्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी पे अगर उस वक्त लिया गया तो तुरंत पता चल जाता है कि दिल की धड़कन कम चल रही है, नॉर्मल चल रही है या तेज चल रही है। अगर उस वक्त पे ईसीजी नहीं लिया गया, क्योंकि कभी कभी ये लक्षण 2-5 मिनट या 15 मिनट तक आके रुक भी जाते हैं और नॉर्मल भी हो जाते हैं, और मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक ईसीजी नॉर्मल होता है। Okay. तो फिर हम एक 24 घंटे का ईसीजी करते हैं जिसको बोलते हैं होल्टर। अगर इस पे भी नहीं पता चला तो एक ईपी यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, जिसमें मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करके पैर की नस में से नलियां हार्ट में डाल के हार्ट के अंदर के ईसीजी लिए जाते हैं और वो दिल की धड़कन और इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच की जाती है। ये 3 टेस्ट ईसीजी, होल्टर और ईपी स्टडी से ज्यादातर ये रोग निदान हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिथमिया से हम सडन डेथ से डरते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ्स भी काफी हो रही है। तो क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि सडन कार्डियक डेथ क्यों होती है और उसके कॉजेस क्या है? सडन डेथ यानी अचानक मौत आना। जब हम सडन डेथ बोलते हैं तो हम अननेचुरल कॉज यानी एक्सीडेंट या कोई वायलेंस या कोई वॉर, ये सब को हटा के फिर सडन डेथ बोलते हैं। सडन डेथ तब बोलते हैं जब आदमी औरत ठीक है और ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि कुछ बहुत सारा सीरियस कुछ है प्रॉब्लम, और उसके 1 घंटे में वो एकदम से उनकी मौत हो जाती है।
सडन डेथ 90% से ज्यादा हार्ट या दिल के बीमारी के कारण होता है। और ये दिल की बीमारियों में सबसे महत्व की बीमारी है हार्ट अटैक, जिसको हम मेडिकल में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक यानी दिल को जो खून की नली दिल को खून पहुंचा रही है, उनमें से एक आध नली चोक हो जाती है। जब यह नली चोक हो जाती है तो हार्ट का एक भाग, दिल का एक भाग काम करना बंद कर देता है और उस भाग में से इलेक्ट्रिक के सिग्नल एकदम अनियमित तरीके से आके पूरे दिल को अपने घेराव में ले लेते हैं, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी दिल बंद पड़ जाता है। अगर दिल बंद पड़ गया तो स्वाभाविक है कि दिमाग को खून जाना बिल्कुल बंद हो जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। यदि 3 से 5 मिनट में दिल की पंपिंग फिर से शुरू नहीं हुई तो हम कहते हैं कि ब्रेन को इरिवर्सिबल यानी परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए ये जब दिल बंद पड़ जाता है तो बहुत महत्व का है कि इमीडिएटली उसको नॉर्मल लाया जाए। जो हम अस्पताल में देखते हैं, अगर अस्पताल में ये हुआ तो इमीडिएट डॉक्टर बाहर से शॉक देके हार्ट को रिवाइव करने की ट्राई करते हैं। तो ये एक कारण हुआ सडन डेथ का। दूसरे ऐसे मरीज होते हैं जिनको दिल का दौरा पहले हो चुका है और वैसे चल फिर रहे हैं, लेकिन दिल का एक भाग पहले से कई सालों से जख्मी हो चुका है, इसको स्कार हो चुका है, उसको बोलते हैं स्कार। और उस स्कार में कई सालों के बाद अचानक से इलेक्ट्रिक की सिग्नल अनियमित हो जाती है और उनको भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होके सडन डेथ हो जाता है। तीसरा यह कारण है कि कोई कोई लोगों को दिल का दौरा नहीं होते हुए भी उनकी हार्ट की इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई तो भी एबनॉर्मेलिटी, या तो वो जन्म से एबनॉर्मेलिटी है या बाद में आती है, और वो इलेक्ट्रिक एबनॉर्मेलिटी से सडन डेथ होता है। तो सडन डेथ का कोई भी कारण देखे फाइनली एंड कॉज यही है कि इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट। सर, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि सडन कार्डियक डेथ काफी जानलेवा है, तो इसका प्रिवेंशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप दर्शकों को गाइड कीजिए कि कैसे वो अपने आप को इससे बचा सकते हैं। जैसे प्रतीक्षा, हमने देखा कि सडन कार्डियक डेथ के मोस्ट महत्व का कारण है दिल का दौरा। तो प्रिवेंशन यानी इसकी रोकथाम कोई बड़ी हाईटेक इलाज से इसकी रोकथाम नहीं होती, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास, ये नहीं है इसके रोकथाम के लिए। इसका प्रिवेंशन ये है कि दिल के दौरा को हम आम जनता में कम करें। जैसे हम जानते हैं कि कई देशों में, जैसे भारत में और कई अन्य देशों में, जहां डायबिटीज, जहां ब्लड प्रेशर और जहां स्मोकिंग और जेनेटिक टेंडेंसी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो बैठे रहना एक जगह पे और मन पे तनाव लेना, इनको सब रिस्क फैक्टर बोलते हैं दिल के दौरा का, हार्ट अटैक के। तो अगर अपने को रियली आम जनता में सडन डेथ को कम करना है तो इस पे बहुत महत्व देना डॉक्टरों को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं को, प्रिवेंटिव जो मेडिसिन बोलते हैं ऐसी संस्थाओं को, सब मिलजुट के आम जनता में यह फैलाना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर व्यायाम, आहार में कंट्रोल, और जिनको रक्तदाब है, जिनको मधुमेह है, इसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए। यही सिंपल मेजर्स है। ये कोई बहुत हाई टेक, इसके लिए कोई बहुत प्रोफेसर की या कोई करोड़ों रुपए की मशीन की जरूरत नहीं है। एक इनिशिएटिव चाहिए, एक विल चाहिए। और दुनिया के ऐसे कई देशों हैं, जैसे फिनलैंड एक देश है जहां हार्ट की दिल का दौरा बहुत हाई इंसिडेंस था 30 साल पहले, और वो व्हेल का मीट भी बहुत खाते थे। वो गवर्नमेंट ने ये समझा और आम जनता को ये समझाया और लोग समझे, रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे, व्यायाम करने लगे, और वहां आप देखेंगे कि जो 60-65 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ के 75 से 80 के लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। और मैं तो कहता हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये बहुत ही महत्व का है, क्योंकि क्या आम जनता अफोर्ड भी नहीं कर सकेगी बहुत हाईटेक मेडिसिन की। और जितना भी आप हाईटेक मेडिसिन लो, वो 100-200 हजारों पेशेंट को फायदा कर सकती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो लाखों और करोड़ों लोगों को फायदा कर सकती है। तो
तो अगर सडन डेथ को अपने को मीनिंगफुली, जो बोलते हैं मीनिंगफुली सडन डेथ को रोकना है या कम करना है, और दूसरी एक महत्व की बात कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अगर अमेरिका लो या वेस्टर्न यूरोप, सडन डेथ कम हो रहा है, हार्ट अटैक कम हो रहे हैं, और लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में स्मोकिंग बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और सडन डेथ का प्रॉब्लम कम से कम 3-4 गुना 15 साल में बढ़ेगा अगर हम अभी इसका रिकॉग्नाइज नहीं करें और अर्जेंट स्टेप्स ना लें इसको रोकने के लिए। डॉक्टर, जनरली ये जो इरेगुलर बीट्स है हार्मोन्स के साथ भी एसोसिएशन होता है, तो क्या इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ इरेगुलर बीट्स का क्या संबंध है? दो तरह के अबनॉर्मल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, एक जिनको कहते हैं कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालिन। जब हम एकदम एंजाइटी में होते हैं, टेंशन में या बहुत भागदौड़ करते हैं तो बॉडी एड्रेनालिन रिलीज करता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ती है। जिनका हार्ट वीक है, जिनको ऑलरेडी दिल का दौरा बैठ चुका है, इसलिए हम कहते हैं कि आप जरा योगा करो, मेडिटेशन करो, बहुत तनाव मत लो, बिकॉज एड्रेनालिन बढ़ने से हार्ट बीट बहुत अनियमित होके जानलेवा भी हो सकती है। दूसरे हार्मोनल चेंजेस विमेन में आते हैं, जो मेनोपॉज के टाइम स्पेशली आते हैं, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन खत्म होने वाला है, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस से कई बार उनको थोड़ी दिल की धड़कन ज्यादा कम होती है, लेकिन ये आमतौर से कोई डेंजरस नहीं होती। ओके, एंड स्पेशली प्रेगनेंसी में भी कई बार एबनॉर्मल हार्ट बीट्स होती है और महिलाएं बहुत घबरा भी जाती है अगर कुछ दर्द और पैल्पिटेशंस हुई तो वो भी जानना चाहती है कि एग्जैक्टली ये क्यों होता है और उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के वक्त हार्ट के ऊपर के भाग से जो एट्रियम है वहां से एक्स्ट्रा बीट्स कभी कभी आते हैं, और कभी कभी प्रेगनेंसी में हार्ट कमजोर भी पड़ता है, कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, लेकिन ये इतने कॉमन बीमारियां नहीं है। सर, आपने सडन कार्डियक डेथ और प्रिवेंशन के बारे में बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रीटमेंट एबनॉर्मल हार्ट बीट्स की होती है, कि ड्रग्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो प्लीज दर्शकों को उसके बारे में गाइडलाइंस दीजिए कि कभी ड्रग्स से ठीक हो सकता है, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कभी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई बार आजकल ऑपरेशंस काफी बार बताया जाता है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आप दर्शकों को देंगे तो उनको काफी राहत मिलेगी। जब दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, तो उसका कारण हम ढूंढते हैं। अगर कोई कारण मिल जाए, जैसे थायराइड की बीमारी हो या दूसरी कोई दवाइयों के कारण दिल की धड़कन कम होती हो, तो उसको रोक में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं हो तो फिर एक ही इलाज होता है। अगर दिल की धड़कन इतनी कम हो रही है कि मरीज को बेहोशी हो रही है या बहुत कठिनाई हो रही है आम काम करने में, तो एक यंत्र बिठाना पड़ता है जिसको कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर एक 30-40 ग्राम का यंत्र होता है जो चमड़ी के नीचे बिठाया जाता है, और वो यहाँ कंधे के नीचे बिठाया जाता है, और वहां से वायर हृदय में जाते हैं नस के द्वारा। ये पेसमेकर परमानेंट यानी कायम वहीं रहता है, और उसको बाहर से प्रोग्रामिंग करके उसके सेटिंग चेंज किए जा सकते हैं। पेसमेकर इलेक्ट्रिक का सिग्नल देते हुए हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है, और आजकल तो ऐसे पेसमेकर भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो जब आप बैठे रहो तो आपके हार्ट बीट को 60 रखे, जैसे चलो तो दिल की रफ्तार को बढ़ा के 80-90 तक ले जाए, और दौड़ो तो 120-140, जितना आपको सेटिंग चाहिए उतना आप कर सकते। यह हो गया पेसमेकर जब दिल की धड़कन बहुत कम है। दिल की धड़कन बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो जाती है, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, तो इसके दो टाइप के इलाज होते हैं। एक तो दवाइयों से इलाज करें, कई दवाइयां हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, जैसे कैल्शियम ब्लॉकर है, जैसे एमियोडरोन है, और नई नई दवाइयां आती रहती है। लेकिन दवाइयों के बावजूद ये टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम मिट नहीं जाता। अगर इसका परमानेंट इलाज करना है तो उसका एक ही इलाज आज उपलब्ध है, जो 15-20 साल से कई दुनिया भर फैला हुआ है, उसको बोलते हैं आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये आरएफ एब्लेशन के लिए पहले जैसे मैंने बताया वैसे ईपी स्टडी की जाती है कि पैर की नस में से नलियों हार्ट में डाल के पूरी जांच पड़ताल करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम का। जो एबनॉर्मल सिग्नल है उसको खोजा जाता है, और फिर उस एबनॉर्मल सिग्नल पे बाहर से एक करंट भेजा जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, जो सिर्फ उस एक्स्ट्रा सिग्नल को 65 डिग्री तक गर्म करके कायम के लिए परमानेंटली नष्ट कर देता है, जिस इलाज को बोलते हैं एब्लेशन। तो ये पूरे टेस्टिंग और इलाज को बोलते हैं
EP स्टडी एंड RF एब्लेशन। तीसरा, जिनको दिल का दौरा पड़ जाए और जिनको सडन डेथ का रिस्क है, ऑलरेडी पता है इनको एक दो बार दिल की धड़कन जानलेवा हुई है जिसको अपन कंट्रोल में हम ला सके हैं, लेकिन ये फिर से होने वाली है, उनके लिए एक इलाज है जिसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। आपको पता है डिफिब्रिलेटर यानी बाहर से शॉक देते हैं, आपने देखा होगा पिक्चरों में कि बाहर से शॉक दे रहे हैं, लेकिन मरीज हॉस्पिटल पहुंचे तब तक तो उनकी जान जा चुकी होगी। इसलिए ऐसा डिफिब्रिलेटर जो ICD बोलते हैं, 70-80 ग्राम का मशीन वैसे ही चमड़ी के नीचे बिठाया जाता है और उसमें से तार एक नस के द्वारा हार्ट में जाता है। ये ICD यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कायम परमानेंटली बॉडी में रहता है और ये हमेशा दिल को मॉनिटर करता है। जैसे ही लगे कि दिल बंद पड़ रहा है या दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, ये ऑटोमेटिकली चार्ज होके शॉक देके जान बचाता है। तो ये हुई अलग अलग इलाज दिल की धड़कन के लिए। तो देखा आपने दर्शकों कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली एबनॉर्मल बीट्स के लिए। तो सर आप एक फाइनली एक बहुत रिवीजन जैसा ही होगा, आपने काफी बताया इस विषय पे, लेकिन एक क्लियर कट हम दर्शकों को समझा देते हैं कि ये हार्मफुल बीट्स कौन सी होती है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, और हार्मलेस बीट्स कभी होती है, ताकि द डिस्टिंक्शन इज वेरी क्लियर एंड दे हैव अ टेक होम मैसेज। ये आपने प्रतीक्षा बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि कई मरीज आते हैं जो एक्चुअली मरीज नहीं है, वो अच्छे हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन कभी कुछ ECG पे एक एक्स्ट्रा बीट आ गई तो किसने कह दिया कि प्रॉब्लम है। नहीं, एकादा एक्स्ट्रा बीट आना और कभी दिल में एकाद धड़क, जिसको हम एक्टोपिक बीट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि बिनाइन है। 99% ऑफ द टाइम इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी मरीज को लगता है कि हाँ मुझे एक मिस्ड बीट हुआ, एक एक्स्ट्रा बीट हुआ, इसमें कोई घबराने की जरूरत आमतौर से नहीं होती है। ओके। जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है उसके लिए जैसे मैंने बताया डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि इसको कई इलाज उपलब्ध है। और अगर दिल की धड़कन धीमी हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, तो ये भी जरूर इसका इलाज करवा लेना चाहिए। तो मतलब कि हर दिल की धड़कन जो एबनॉर्मल है वो उसके लिए इलाज की जरूरत नहीं है। कोई एकदम कंट्रोल में आ जाती है लाइफस्टाइल चेंज करने से, और कोई के लिए दवाइयां, पेसमेकर या ICD की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यश, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि इट इज सो इम्पोर्टेंट एबनॉर्मल हार्ट बीट्स। तो दर्शकों, डॉक्टर यश लोखंडवाला ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के बारे में। आई एम श्योर कि आपको तसल्ली हुई रहेगी कि हर एक बार जब भी हार्ट बीट मिस होती है या इरेगुलर होता है तो वो हार्मफुल नहीं होती है, काफी बार हार्मलेस भी होती है। और जैसे उन्होंने आपको बताया कि डायग्नोसिस के तरीके हैं जिसे हम पता कर सकते हैं कि जानलेवा है भी नहीं। तो IPC में हमारा यही मकसद होता है, एक ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन देना। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को अननेसेसरी पेसमेकर कहा जाता है या डिफिब्रिलेटर्स कहा जाता है, तो हम ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ ओपिनियन लेके पेशेंट को एक ऑनेस्ट गाइडेंस देते हैं कि उनको प्रोसीजर्स की जरूरत है या नहीं, या अगर वो करवाएंगे तो उनको बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो दर्शकों, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास जब भी हार्ट के पेशेंट्स आते हैं तो कई बार ब्लड सप्लाई यानी कि ब्लॉकेजेस, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सप्लाई के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आपको डॉक्टर यश ने बताया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स है, या उनको हार्ट बीट्स फास्ट है, टैकीकार्डियाज है, या VPCs है, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स है। तो हम तभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स से उनका पूरा मैनेजमेंट सही ढंग से करवाते हैं। और जब भी हम EECP की भी जो ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि EECP में हम 35 सिटिंग्स 1 आवर डेली देते हैं। ये बेसिकली हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए देते हैं, जिससे हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ये ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमें हार्ट की रिदम यानी कि लय नॉर्मल होना बहुत ही आवश्यक होता है, और उसे हम जो ड्रग्स और ये जो सब मैनेजमेंट से हम ठीक करते हैं। तो बीइंग द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ EECP इन इंडिया, हमने ऐसे कई हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिसकी रिदम ठीक से नहीं होती है, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, और सक्सेसफुली उनको हमने रिजल्ट्स दिए हैं। आज हमने एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के बारे में काफी चर्चा कर ली है। अभी जैसे आप जानते हैं कि IPC में हमारे यहाँ पूरी एक होलिस्टिक टीम है, डाइट, एक्सरसाइज, योगा,
meditation or cardiac rehab physicians. I think in this particular cases cardiac rehab physicians are very important, क्योंकि जब भी ऐसे जो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के केसेस एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तभी अगर एक्सरसाइज उन्हें कैसे करनी है पता नहीं होता है तो एक्सरसाइज भी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज के मॉड्यूल्स तैयार करते हैं और अंडर सुपरविजन एक्सरसाइज करवाते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली हर एक टीम मेंबर से मिलते हैं और उनके ये केसेस को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में ओपिनियन सुनते हैं। नमस्ते, मैं हूं रुचिता मेहता, आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की चीफ डायटिशियन। आज हम बात करेंगे एरिथमिया के बारे में। आपने अभी सुना एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया है इरेगुलर हार्ट बीट्स। एक्चुअली ये एक काफ़ी मेडिकल कंडीशन है, मतलब क्लिनिकल कंडीशन है जो मेडिसिन से ही अच्छी तरह से कंट्रोल में लाई जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइट में कुछ भी कभी भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो एरिथमिया को एग्रीवेट करती है, मतलब आपके हार्ट बीट्स को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, और कौन सी चीज़ों को आप लेने से आपके एरिथमिया में काफ़ी कंट्रोल मिल सकता है। एरिथमिया की चीज़ों में जैसे अल्कोहल है, बियर, वाइन, लिकर, और कैफीन स्टिमुलेटिंग चीज़ जैसे कैफीन रिलेटेड चीज़ें जैसे टी, कॉफ़ी, कोलाज, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ों में कैफीन होने की वजह से और अल्कोहल में एक ऐसे सब्सटेंस होने की वजह से आपका एरिथमिया बढ़ सकता है। इसके वजह से इन सब चीज़ों का लेना आपके लिए हानिकारक डेफिनेटली है। एरिथमिया के पेशेंट्स को हम ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने लो सॉल्ट डाइट लेना चाहिए। अब लो सॉल्ट डाइट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि लो सॉल्ट डाइट लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो हार्ट पर स्ट्रेन करेगा और आपके हार्ट बीट्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल जैसे आप ये फैट डाइटिंग भी देख रहे हैं, जिसमें एक लिक्विड डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट होता है। अब इन डाइट्स में कैसा होता है कि आपको काफ़ी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लाने पड़ते हैं, एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप अपना वेट अचीव ना कर ले। तो हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप इन डाइट्स पर काफ़ी दिनों तक ना रहे, और स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एरिथमिक है तो आपको इन डाइट्स को ज़रा भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन डेफिशिएंसीज के वजह से आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से भी आपको गिडीनेस, नॉशियाटिक, इरेगुलर हार्ट बीट जैसे हार्ट बीट्स का बढ़ जाना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना काफ़ी ही कॉमन बात है। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको डाइट लेना है तो एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन और एक प्रॉपर कंसल्टेशन से करिए। ये जो एरिथमिया के पेशेंट्स हैं उन्होंने खास ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ खाते हैं जिससे उनका एरिथमिया बढ़ जाता है, और वो चीज़ों का सेवन उन्होंने कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ है। काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों से होता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से होता है। हम इसमें भी ये बताना चाहेंगे कि जहाँ पर आपको टी, कॉफ़ी दिन में 5-6 बार लेने की आदत है, उसको कम करके आप दिन में 2 बार ले तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी उससे, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। क्योंकि अगर आप ये कैफीन एग्रीवेटिंग या एरिथमिया एग्रीवेटिंग चीज़ कम लेते हो, अल्कोहल अगर बंद करते हो, कॉफ़ी का सेवन कम करते हो, टी का सेवन कम करते हो, कोला बंद करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एरिथमिया की तीव्रता है वो दिन ब दिन कम से कम होती जाएगी, और ये एक डिजीज रिवर्सिबल हो सकती है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको एक बैलेंस्ड मील खाना है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह बैलेंस्ड मील खाना है, लेकिन ऑफकोर्स इसमें भी जंक फूड, फ्राइड फूड, मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप हैवी फूड खाओगे तो उससे आपके हार्ट पर काफ़ी स्ट्रेन पड़ेगा, और ये हार्ट पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से भी आपको एरिथमिया की कंडीशंस वर्स हो सकती है। हमारे आईपीसी में हमने ये भी देखा है कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको एरिथमिया होता है, और एरिथमिया पेशेंट्स को भी हार्ट फेलियर होता है, और अगर हार्ट फेलियर वर्स हो तो एरिथमिया भी वर्स हो सकता है। इसके वजह से आप जितना हो सके उतना हल्का खाना खाइए, सॉफ्ट फूड्स लीजिए, सूप लीजिए, सैलेड लीजिए, और थोड़ा सा फ्लूइड पे रेस्ट्रिक्शन रखिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन किस प्रकार से रखोगे आपको फ्लूइड्स टाइम टू टाइम, मतलब गुट से गुट लेना है, सिप बाय सिप पानी पीना है आपको पूरे दिन में। जैसे आपने सवेरे उठते ही 1 लीटर बॉटल पानी पी लिया, नहीं, ये गलत है। पूरे दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है।
दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेसिफिक डिजीज है और एक डाइट कंसल्टेशन और एक प्रॉपर डॉक्टर्स गाइडेंस के अलावा आप ये चीज आगे खुद ब खुद नहीं कर सकते हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ भी चालू करने के पहले या कोई भी चीज चालू करने के पहले आप एक बार हमारे पास आकर कंसल्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृप्ति जोशी, कार्डियक रिहैबिलिटेशन फिजिशियन के तौर पे आईपीसी के इस प्रोग्राम में मैं आज आपका स्वागत करती हूं। आज का एपिसोड है एबनॉर्मल हार्ट बीट्स। नाम से ही आपको समझ में आता है ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, जरा मेडिकल एक्सपर्टीज इसमें ज्यादा है। एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स का मतलब ऐसा है कि अपना हार्ट रेट, कभी आपने आपका पल्स देखा हुआ है? जब हम आपका रिस्ट पे हम अपना पल्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर रिदम में ये बीट्स आपका चलता रहता है। ये रिदम रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खून अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से, अपने हृदय से जो बाहर आता है, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक है आपका हार्ट रेट, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से आपका हार्ट बीट कर रहा है और जिसके साथ आपका खून बाहर जा रहा है, और दूसरा है कि कितना फोर्स से ये आपका खून बाहर जाता है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना खून आपको कोई भी काम के लिए अवेलेबल है। तो ये हार्ट बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं जिनके हार्ट बीट्स कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसमें कई प्रकार हैं, उसमें कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि क्यों उनके हार्ट बीट्स कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन उसमें से कोई ऐसे होते हैं काफी सेफ होते हैं, उससे आपको डरने की कोई बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका डॉक्टर आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कौन से इरेगुलरिटीज इन द हार्ट बीट्स या कौन से एबनॉर्मल हार्ट बीट्स आपके लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, और कोई ऐसे हैं जिसके लिए शायद पेसमेकर का भी लगाना बहुत जरूरी पड़े। अभी आप समझ सकते हैं, जब ऐसे पेशेंट्स के लिए हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम देते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हॉल्टर मॉनिटरिंग होता है, जो हॉल्टर मतलब पूरा दिन के लिए आपके जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, तब आपके हार्ट बीट्स कैसे रहे हैं, उसमें से कौन से टाइम ये एबनॉर्मल हो गए हैं। इसके असेसमेंट से एज अ कार्डियक रिहैब थेरेपिस्ट हमें भी समझता है कि कौन से एक्टिविटीज करने पर इनके हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल हार्ट बीट्स आ रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनका स्टडी, इस पैटर्न का हम स्टडी करके कितना एक्टिविटीज हम उनको दे सकते हैं, उसका एक प्लान हो जाता है और उसके हिसाब से उनको एक्टिविटी पैटर्न्स दिए जाते हैं। और उसके बाद में जैसे मेडिसिन के साथ और उनका ईसीपी या दूसरे ट्रीटमेंट से जैसे उनका खून बढ़ता है, उनके हार्ट का ब्लड सप्लाई जैसे बढ़ता है, उससे जैसे जैसे उनके अरिथमियाज कम होते जाते हैं, उसी तरीके से फिर हम उन्हें और ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। इन पेशेंट्स को हम लोग ट्रेडमिल पे लेते हैं तो उनको ईसीजी मॉनिटरिंग होता रहता है, तो उसमें से भी हमें पता चलता है कि एबनॉर्मल हार्ट बीट्स कहाँ हैं। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम पेशेंट्स को जनरल गाइडलाइंस दे सकते हैं कि वो कौन सी चीजें करें तो उनके लिए सेफ हैं और कौन सी चीजें उनको अवॉइड करनी है। जैसे कि कोई कोई चीज में हमें ब्रेथ होल्ड करने की जरूरत पड़ती है, वो हम यहाँ अवॉइड करने को कहते हैं टोटली। ऐसे थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मेडिकल एक्सपर्टीज की वजह से हम ये बहुत आसान बना देते हैं आपके लिए। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि एबनॉर्मल हार्ट बीट्स भी हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेडिकल फैकल्टीज हैं, हम जैसे कोई कार्डियक रिहैब थेरेपिस्ट हैं जो हमारे मेडिकल एक्सपर्टीज के द्वारा आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज करना या कोई भी जिम में जाना आप प्लीज अवॉइड करें, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। आईपीसी में हम सब एक टीम की तरह रहते हैं जो आपको हर तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज आपको थोड़ा सा
समझ गया होगा एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के बारे में। और जानकारी चाहिए तो आप हमें लिखते रहिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमें ईमेल्स कीजिए, यहाँ हमारे सेंटर्स पे आके हमें मिलिए। हम आपको तुरंत सलाह देंगे कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सचिन लगाटे। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर में मैं अल्फा थिंकिंग का ट्रेनर हूं। जहां तक एबनॉर्मल हार्ट बीट्स का सवाल है, जब भी कोई पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है या आईपीसी में आता है, हमारे पास आता है, तो सबसे पहले वो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स की वजह से पहले से ही परेशान हुआ रहता है। फिर बाद में ट्रीटमेंट के दौरान फिर से उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है। उसको लगता है क्या मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, क्या ये मेरी बीमारी बहुत गंभीर है, क्या इससे मुझे और कुछ नुकसान होगा तो नहीं। तो इस तरह उसका धीरे धीरे रेस्टलेसनेस बढ़ने लगता है। और ट्रीटमेंट में, हमारी जो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट चलती है आईपीसी में, उसमें मानो उसका रेस्टलेसनेस एक रोड़ा बन के खड़ा रह जाता है। अल्फा थिंकिंग अगर वो सीखे, आईपीसी में अल्फा थिंकिंग के जो वर्कशॉप्स हैं, 1-to-1 1 आवर या 2 आवर सेशंस भी रहते हैं, उसमें उसकी एंग्जाइटी, उसका रेस्टलेसनेस धीरे धीरे कम होता है। और ट्रीटमेंट में उसके सारे अंदर के जैसे मानो खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं एंड ही बिकम्स एब्सोल्युटली रिसेप्टिव एंड ओपन फॉर द ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट यशस्वी होने के लिए, कामयाब होने के लिए, उस पेशेंट का रिसेप्टिव होना बहुत बहुत जरूरी होता है। पेशेंट जितना रिसेप्टिव हो, उतनी ही ट्रीटमेंट के सक्सेस के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। अल्फा थिंकिंग बिल्कुल यही करता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपाली आईपीसी होलिस्टिक सेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में आपने पूरी जानकारी ली होगी इन इरेगुलर बीट्स के बारे में, जिन्हें कि हम एरिथमियाज भी कहते हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा और डॉक्टर यश लोखंडवाला ने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी होगी। अब जैसे ये नाड़ी इरेगुलर हो जाती है, जैसे कि हम पल्स कहते हैं, उसके बाद उसकी वजह से हमें बहुत सारी दूसरी जानकारी भी मिलती है। जैसे आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस नाड़ी परीक्षण के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की प्रकृति या उसमें बढ़े हुए दोष यानी कि विकृति दोनों को ही जान सकते हैं। इसके द्वारा जैसे कि उसकी बीमारी की डायग्नोसिस, तीव्रता, इसको भी जाना जाता है। तो ये नाड़ी जब इरेगुलर हो जाती है तो सारे लोग बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। लेकिन इसे ठीक से रखने के लिए, जैसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, प्रकृति परीक्षण कहते हैं और रूट कॉज तक जाने के लिए कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आईपीसी में हमारा जो पूरा पैनल होता है वो केस को अच्छी तरह से स्टडी करके उसकी बीमारियों को जानने के बाद उसको फिर ही ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स हमारी है, वैसे ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन वो हर एक के पेशेंट के एनालिसिस होने के बाद ही दी जाती है। बहुत सारी मेडिसिन हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि फॉर्मुलेटेड और रिसर्च की हुई है, और ये प्योरली हर्बल मेडिसिन है, ताकि अगर ये लॉन्ग टर्म तक भी ली जाए तो भी पेशेंट के लिए हानिकारक नहीं होती है। इसके साथ पंचकर्मा में हमने अभ्यंग भी कहते हैं जो दिया जाता है। ये पेशेंट को पूरी तरह से बॉडी लेवल पे रिलैक्स करता है और इसकी वजह से, यानी जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी एरिथमियाज का एक कारण स्ट्रेस होता है, तो अगर बॉडी अच्छे से रिलैक्स होती है तो इवन ये मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा जो भी मसाज किया जाता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये सिर्फ मसाज ही नहीं होता, जैसे हम कहते हैं कि ये स्पेशल मसाज होता है जो कि मेरिडियंस के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पेशेंट को कम्प्लीटली एनालाइज करने के बाद ही प्रिस्क्राइब की जाती है। सो दोस्तों, अभी तक आपने सारे एपिसोड्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टिप्स मिल रही होंगी, और अपनी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए और भी कुछ क्वेरीज होंगी उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें लिखते रहिए, हमें ईमेल भेजिए और डेफिनेटली देखते रहिए आईपीसी हेल्थ केयर शो। धन्यवाद। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टास्य